नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कोरोना महामारी के कारण पिछले साल से ही तमाम यात्राएं बंद हैं और सब लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, घरों में कैद हैं एक तरह से। और काम भी सारा दफ्तर का घरों से हो रहा है, घूमना फिरना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मैं आज आपको ले चलता हूँ वर्चुअली ही सही केरल की एक बहुत खूबसूरत जगह पे और वहाँ की सैर कराऊंगा। मैं कुछ साल पहले वहाँ गया था और काफ़ी ऐतिहासिक महत्व का शहर है वो। तो उस जगह का नाम है, आप सबने सुना होगा, कोच्चि या कोचीन। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं इस बेहद खूबसूरत तटवर्ती शहर कोचीन की सैर पर। और यहाँ विदेशी भी काफ़ी तादाद में आते हैं घूमने के लिए। तो चलिए अब आप देखिए वीडियो और अपनी राय से अवगत कराना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। अरब सागर के किनारे बसे केरल के इस शहर को भले कोच्चि या कोचीन कहा जाता है। यहाँ इस नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। जो रेलवे स्टेशन है उनके नाम एर्नाकुलम टाउन और एर्नाकुलम जंक्शन है। डच, पुर्तगाली और ब्रिटिश स्थापत्य कला समेटे मकान और सड़कों पर साइकिल से घूमते विदेशी युवक युवतियाँ फोर्ट कोच्चि की सड़कों पर घूमते हुए लगता है किसी यूरोपीय शहर में घूम रहे हों। देश के दक्षिणी छोर पर बसे केरल के इस तटवर्ती शहर को अरब सागर की रानी यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पुर्तगाली, यहूदी, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और चीनी संस्कृति का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इसे पूरब का वेनिस भी कहा जाता है। हम सुबह ही तिरुवनंतपुरम से कालीकट जाने वाली जनशताब्दी से कोई 3.25 घंटे का सफर तय कर एर्नाकुलम पहुंचे थे। इस छोटे सफर में रास्ते में क्विलोन और एलेप्पी या अल्पुझाई जैसे स्टेशनों को देखकर इतिहास की स्कूली किताबों के अध्याय आंखों के सामने सजीव हो उठे। राजधानी तिरुवनंतपुरम के मुकाबले यह शहर बेहद सस्ता है। परिवहन से लेकर होटलों के किराए और खान पान तक में। जेटी पर पहुंचकर जब फोर्ट कोच्चि जाने के लिए बोट की टिकट लेने खिड़की पर पहुंचे तो एक और सुखद आश्चर्य, किराया था प्रति व्यक्ति महज 4 रुपए। एर्नाकुलम से फोर्ट कोच्चि तक जाने के 2 रास्ते हैं। सड़क मार्ग से भी वहां पहुंचा जा सकता है, लेकिन कोच्चि बंदरगाह की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए हमने जल मार्ग से जाने का फैसला किया। जेटी से सबसे पहले हम अरब सागर में लगे विशालकाय चाइनीज फिशिंग नेट देखने गए, जो यहाँ की दर्शनीय चीजों में शुमार है। एक कतार में लगे इन विशालकाय जालों को एक साथ पानी के भीतर जाते और हजारों मछलियों के साथ बाहर निकलते देखना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। चीनी जाल केरल के मछुआरों की रोजी रोटी का मुख्य साधन है। यह जाल काफी पुराने और तकनीकी हैं। माना जाता है कि चीन के शासक कुबलई खान के दरबार से झेंग ही नामक चीनी यात्री इनको लेकर कोच्चि आया था। चीन के अलावा पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं इस जाल का इस्तेमाल होता है। एक ओर बंदरगाह और दूसरी ओर समुद्र के किनारे मरीन ड्राइव पर खड़ी गगनचुंबी इमारतों का नज़ारा देखते और तस्वीरें खींचते हुए हमारी बोट कब फोर्ट कोच्चि पहुंच गई इसका पता ही नहीं चला। इस शहर का इतिहास जितना पुराना है, संस्कृति उतनी ही विविध। कोच्चि 14वीं सदी से ही देश के पश्चिमी तट पर मसालों के व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। यह शहर देश की पहली यूरोपीय कॉलोनियों में शुमार है। वर्ष 1530 तक यह भारत में पुर्तगाली शासन का मुख्य उपनिवेश था। उसके बाद पुर्तगालियों ने इसके लिए गोवा को चुना। बाद में डच और ब्रिटिश शासकों ने कोच्चि पर कब्जा किया।
प्राचीन यात्रियों और व्यापारियों ने अपने लेखन में कोच्चि का जिक्र कोसिम, कोचिम, कोचीन और कोची के तौर पर किया है। कोचीन का यहूदी समुदाय इसे कोगिन पुकारता था। सिनोगॉग की मुहर पर अब भी यही नाम है। लेकिन इस शहर का नाम आखिर कोचीन कैसे पड़ा, इसे लेकर भी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक तबके का मानना है कि यह मलयाली शब्द कोचु अझी से बना है, जिसका अर्थ है छोटा द्वीप। लेकिन एक अन्य धारणा के मुताबिक यह काशी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह। 15वीं सदी में यहाँ पहुंचे इतालवी नाविक निकोलो दा कोंती और उसके बाद 17वीं सदी में आए फ्रा पाउलिन ने लिखा है कि समुद्र को बैक वाटर से जोड़ने वाली नदी के नाम पर इस शहर का नाम कोच्चि पड़ा। बहरहाल पुर्तगालियों के यहाँ पहुँचने के बाद सरकारी कामकाज में कोचीन नाम का ही इस्तेमाल होने लगा। वर्ष 1996 में इसका नाम बदलकर पुराने मलयाली नाम से मिलता जुलता कोच्चि रख दिया गया। पुर्तगालियों के आगमन से पहले का कोच्चि का इतिहास काफी धुंधला है। इस शहर के इतिहास में पुर्तगालियों का आगमन एक अहम पड़ाव साबित हुआ। कोच्चि के राजाओं ने इन विदेशियों का स्वागत किया क्योंकि उनको कालीकट के जमोरिन के साथ दुश्मनी के चलते एक ताकतवर सहयोगी की तलाश थी। केशवराम वर्मा के शासनकाल में यहूदियों को भी राजकीय संरक्षण हासिल था। यह लोग मूल रूप से कोदनगलूर से व्यापार के लिए कोच्चि पहुंचे थे। डच शासन के तहत कोचीन सबसे ज्यादा संपन्न रहा। कोच्चि का बंदरगाह 17वीं शताब्दी में डच के अधीन हो गया था। यहाँ से मिर्च, इलायची, मसालों और औषधियों के साथ ही नारियल की जटा, नारियल और खोपरा निर्यात किए जाते थे। वर्ष 1500 में पुर्तगाली नाविक पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ने यहाँ भारतीय भूमि पर पहली यूरोपीय बस्ती की स्थापना की। भारत के समुद्री मार्ग को खोजने वाले वास्को डी गामा ने वर्ष 1502 में पहले पुर्तगाली व्यापार केंद्र की स्थापना की और पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने यहाँ वर्ष 1503 में पहला पुर्तगाली किला बनवाया। वर्ष 1663 में डच के यहाँ पहुँचने तक यह शहर पुर्तगाली मालिकाना में रहा। शहर में अब भी पुर्तगाली स्थापत्य कला की बहुतायत देखने को मिलती है। अरब सागर के किनारे गांधी बीच के पास ही वास्को डी गामा स्क्वायर भी है। फोर्ट कोच्चि में पुर्तगालियों की ओर से वर्ष 1503 में बनाया गया सेंट फ्रांसिस चर्च भारत में पहला यूरोपीय चर्च होने के कारण मशहूर है। यहाँ कुछ समय के लिए वास्को डी गामा को दफनाया गया था। बाद में उनके पार्थिव अवशेष पुर्तगाल ले जाए गए, लेकिन उस कब्र के पत्थर को आज भी देखा जा सकता है। अन्य गिरजाघरों के साथ ही यहाँ हिंदू मंदिर, मस्जिद और मत्तनचेरी का ऐतिहासिक सिनेगॉग यानी यहूदी उपासना गृह भी मौजूद है। 4वीं शताब्दी में बसा कोच्चि का यहूदी समुदाय भारत में सबसे पुराना था। हालांकि हजारों सदस्यों में से लगभग सभी 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इजराइल चले गए थे। फोर्ट कोच्चि में देखने के लिए इतना कुछ है कि एक दिन में सबको समेटना संभव नहीं है। डच महल भी काफी आकर्षक है। यह महल मूल रूप से पुर्तगालियों ने वर्ष 1556 में बनवाकर कोचीन के तत्कालीन राजा वीर केरला वर्मा को भेंट किया था। बाद में डच का इस पर अधिकार हो गया। उन्होंने 1663 में किले की मरम्मत कराई और इसे नया रूप दिया। इस किले में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से संबंधित पेंटिंग्स बनी हुई है। अब इसे म्यूजियम बना दिया गया है। बोलघट्टी महल को देखने के लिए रोजाना काफी तादाद में पर्यटक यहाँ आते हैं। डच व्यापारियों ने बोलघट्टी द्वीप पर यह बोलघट्टी पैलेस बनवाया था, जो हॉलैंड के बाहर आज भी सबसे पुराना डच पैलेस है। इस महल को अब एक लग्जरी होटल में तब्दील कर दिया गया है। कोचीन वर्षों तक मसालों के कारोबार का प्रमुख केंद्र रहा। वर्ष 1341 में पेरियार नदी में आई भयावह बाढ़ में कोडनगलूर के पास बने पोर्ट मुजरिस के नष्ट होने के बाद कोच्चि की अहमियत बढ़ी।
15वीं सदी में एडमिरल झेंग ही के जहाज़ों के काफिले के साथ यहाँ पहुंचे चीनी यात्री मा हुआन की लेखनी में भी कोची का जिक्र मिलता है। उसके बाद वर्ष 1440 में आने वाले इतालवी यात्री निकोलो दा कोंटी ने भी इस शहर के बारे में लिखा है। आज़ादी के समय कोचीन देश का पहला राज्य था जिसने अपनी मर्जी से भारतीय संघ में शामिल होने पर सहमति दी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में कारोबार बढ़ने की वजह से कोची बंदरगाह को विकसित करने के लिए मद्रास के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन ने हार्बर इंजीनियर रॉबर्ट ब्रिस्टो को वर्ष 1920 में कोचीन भेजा। ब्रिस्टो ने 21 वर्षों की अथक मेहनत के बाद कोचीन को देश के सबसे प्रमुख बंदरगाहों की कतार में खड़ा कर दिया। कोची में पर्यटन एक प्रमुख व्यवसाय है। देशी विदेशी पर्यटकों की आवक के मामले में यह केरल में पहले नंबर पर है। यह शहर दक्षिणी नवल कमांड का मुख्यालय और भारतीय कोस्ट गार्ड का प्रदेश मुख्यालय भी है। शहर में जगह जगह मसालों की दुकानें सजी नजर आती हैं, साथ ही मुन्नार के चाय बागानों की चाय भी बिकती है। कहा जाता है कि इन मसालों की खुशबू ही वास्को डी गामा को कोच्चि तक खींच लाई थी। डच पैलेस के पास 1568 में बना सिनेगॉग की इमारत चीनी और बेल्जियन चीज़ों से सजी है। यहाँ पहुँचते ही पुराने कोचीन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस तंग गली में वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी है, आप पैदल आराम से घूम सकते हैं। कोचीन के समुद्र तट पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए घूमना अच्छा लगा। घूमते घूमते थकावट महसूस हुई तो वहीं एक स्टॉल पर जाकर नारियल पानी भी पिया। यूं तो पूरे केरल का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है, लेकिन कोच्चि में जो बात है वह कहीं नहीं है। यह अपने सौंदर्य से ज़्यादा अपने इतिहास और घनी सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर है।